हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 4 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और अभी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये जो सेशन रहेगा ना, ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो में कवर किया था, हम लोगों ने जनपदाज तक कवर कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग महाजनपदाज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। महाजनपदाज ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज के इस वीडियो का। तो इसमें भी पहले मैं आपको मैप दिखा दूं। ठीक है, ये मैप आप जरा गौर से देखें। ऊपर में आप देख सकते हैं गंधारा, फिर यहाँ पे कुरली, फिर पंचाला, कोसाला, मगध, वज्जी। इनमें से मगध और वज्जी का हम लोग स्पेशल उसका तहकीक करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा स्पेशल जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी को भी आप जहन में रख सकते हैं। अंगा हो गया, अवंती हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारी जगह ये जो है ये महाजनपद हैं। तो अभी महाजनपद कहते किसको है ये मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जन, उसके बाद जनपद, फिर महाजनपद, ये बढ़ता गया है ये नाम। ठीक है, तो अभी फिर से आपको मैं बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि कोई एक राजा है, उसकी प्रजा छोटी सी जगह पे वो हुकूमत कर रहा है। फिर वो एक अश्वमेध यानी हॉर्स सेक्रीफाइस वो परफॉर्म कर रहा है, तो अपने घोड़े को वो फ्रीली छोड़ देता है। तो जिस जगह पे वो जा रहा है, तो अगर वहां का राजा उसको रोक लिया तो उससे जंग होगा। अगर यही इधर वाला राजा अगर हार जाता तब तो बात खत्म हो गई। अगर वो जीतता है तो उसका इलाका भी इसका हो गया। ठीक है, अगर लेकिन वहां का राजा जाने ही देता है, रोकता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भी फिर भी वो जो इलाका है वो इस राजा का हो गया। तो अब वहां के भी लोग तो कई सारे अब लोग हो गए। तो अब इसको सिर्फ जन नहीं बोल के, यानी अब वो राजा सिर्फ जन का राजा नहीं रहा, अब वो जनपद का राजा हो गया, यानी कई सारे लोगों का अब वो राजा हो गया। ठीक है, जनपद का लिटरली मीनिंग आपको पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जन का मतलब लोग और पद का मतलब पैर, यानी जो अपने पैर को जमा लेते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो महाजनपद फिर कैसे बना, इसकी बात को अब हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अबाउट 2500 years ago some janpadas became more important than others and were known as महाजनपदास। ठीक है, इन तकरीबन 2500 साल पहले की बात है कि कुछ जनपदास में से, मतलब जितने भी जनपदास थे उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे थे, जिनको फिर महाजनपदास कहा गया था। एग्जाम्पल के तौर पे मगध, वज्जी। ठीक है, मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड हम लोग तब यूज करते हैं ना कि जैसे महाजनपदास में, ये तो चीज आप पहले समझ लीजिए कि जनपद का कैपिटल नहीं होता था, महाजनपद का स्पेशल कैपिटल होता था, एक कैपिटल सिटी होती थी और उसका जो इलाका होता था उसको फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड का मतलब पूरा घेराबंदी। ठीक है, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। ठीक है, दीवार खड़ी की जाती थी लकड़ी से, ईंट से, पत्थर वगैरह से। ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड। तो forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection। तो कई सारे हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि वो किला बनाते थे या फिर ह्यूज वॉल या फोर्टिफाइड करते थे अपने इलाके को। कहीं मतलब कुछ का ये कहना है कि उनको शायद डर होता होगा कि दूसरे राजा उस पर अटैक न कर दें। ठीक है, पहली चीज ये। आगे देखते हैं। दूसरा ये भी माना जाता है कि इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। दूसरा ये भी कहा जाता है कि वो रूलर ये भी दिखाना चाहते थे कि वो कितने अमीर हैं और कितने पावरफुल हैं। और वो किस तरह से ये दिखाते थे, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें वगैरह बना के या बड़ी बड़ी ऊंची दीवार वगैरह बना करके, जो कि इम्प्रेसिव भी होती थी। ठीक है, also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि अगर वो इलाका फोर्टिफाइड कर दिया गया तो राजा के लिए आसानी भी होती थी वहां के अंदर के लोगों को कंट्रोल करना। ठीक है, इस तरह का ह्यूज वॉल प्रिपेयर करने में जाहिर सी बात है बहुत जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत होती होगी। ठीक है, इतना तो आसान काम नहीं है ये। तो मतलब हजारों लाखों की तादाद में ईंट की जरूरत होती होगी, पत्थर की जरूरत होती थी। ठीक है, तो अब उसकी वजह से कई सारे लेबर की भी जरूरत पड़ती थी। दिस in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children। तो इसमें कई सारे हजारों की तादाद में मर्द,
औरतें और बच्चों को शामिल किया जाता था। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और इस चीज के लिए रिसोर्सेज यानी संसाधन का भी इंतजाम करना होता था। द न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज, तो अब जो नए राजा बनने शुरू हुए वो अब, पहले तो आर्मी मेंटेन नहीं की जाती थी, ठीक है, अब आर्मी को मेंटेन किया जाने लगा और सोल्जर को मतलब बाकायदा उनको सैलरी दी जाती थी, ठीक है। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, सालों भर उसको मेंटेन किया जाता था और सैलरी दी जाती थी। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो ये ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ पेमेंट जो दी जाती थी वो शायद पंच मार्क्ड कॉइन्स के शक्ल में उनको दी जाती थी, क्योंकि उस वक्त वही चलता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ आप इमेज जो देख रहे हैं दाई तरफ में, इसमें भी जनपदाज, महाजनपदाज और सिटीज का जिक्र है, ठीक है। और जो दाई तरफ आप जो टेबल देख रहे हैं, ये अभी क्लास 6 में अगर आप हैं तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है जनपदाज और महाजनपदाज का, और उसके कैपिटल सिटी का नाम दिया हुआ है, प्लस मॉडर्न लोकेशन कहाँ पे है। जैसे अगर मैं मगध की बात करूं, ये भी एक महाजनपदाज था एक वक्त में, तो इसका कैपिटल था राजगृह, ये हम लोग आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे भी। अभी की बात करें कि अभी ये कहाँ पे है, तो अभी ये गया और पटना में आता है ये जगह, ठीक है। गया बिहार में एक जगह, एक शहर है, और पटना तो बिहार की राजधानी ही है, ठीक है। अच्छा, वत्सा एक महाजनपद है जिसका कैपिटल कौशाम्बी था। मॉडर्न लोकेशन यानी अभी ये कहाँ पे है, अभी ये इलाहाबाद वो जगह है, अभी इलाहाबाद के नाम से। तो इस तरह से 7 यहाँ पे है और 8 to 16 इस वाले स्लाइड में है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ तो इसमें है नहीं ना, ठीक है। कॉलम बने हुए हैं अच्छे तरीके से, आपको क्लियर हो जाएगा ये जनपदाज महाजनपदाज हैं, और ये कैपिटल का कॉलम है, और ये मॉडर्न लोकेशन की अभी के वक्त में वो कौन से लोकेशन में आता है। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, है ना। आप इसको पॉज करके नोट बना लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर फिगर है, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, ठीक है, कैसे उसको जो फोर्टिफाई किया जाता था ना, कि दीवार वगैरह से बना करके घेर दिया जाता था कि ये भाई हमारा इलाका है ना। तो उसका यहाँ पर इमेज है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये ईंट वगैरह से बनाया गया था ये दीवार, ठीक है। और ये कहाँ पर मौजूद है अभी के वक्त में, इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये लगभग 2500 साल पहले बना था ये। ए पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अभी तक ये काफी ठीक ठाक दिखता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब जहाँ यहाँ से नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, टैक्सेस का, ठीक है। हम लोगों ने जैसा पढ़ा, एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदाज वर बिल्डिंग न्यू फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब महाजनपदाज के जो रूलर थे वो बिल्डिंग कर रहे थे, नए नए किले या दीवार वगैरह बना रहे थे, फोर्टिफाई कर रहे थे अपने इलाके को, है ना, प्लस आर्मी भी मेंटेन कर रहे थे, तो इसका जो खर्च है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो उनको ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा संसाधन की जरूरत थी, प्लस उसके लिए और भी ज्यादा ऑफिशियल्स की उनको जरूरत थी जो इन सारी चीजों को कलेक्ट करें, है ना। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ द जनपदाज, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे पहले के जो राजा थे, जनपदा के जो राजा थे, वो सिर्फ ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंड रहते थे जो लोगों के जरिए लाया जाता था। अब ये उस पर डिपेंड सिर्फ नहीं रहते थे, वो तो इनको लेना ही था, प्लस ये अब इन्होंने शुरू किया रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना भी इन्होंने शुरू किया। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, और टैक्स भी एक दो नहीं, टैक्स 5 तरह का टैक्स ये लोग कलेक्ट करते थे। कैसे कलेक्ट करते थे? सबसे नंबर 1 पे है टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, यानी फसल पर टैक्स वो लेते थे, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान थे। जितना भी प्रोड्यूस हो, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए कि गेहूं की खेती हुई और 100 किलो का निकला, ठीक है, 100 नहीं लेते हैं हम, लेते हैं हम 120 किलो लेते हैं, ठीक है। तो अगर 120 किलो का पैदावार हुआ तो 20 किलो यानी 120 में से 20 किलो आपको राजा को देना है टैक्स के तौर पे, ठीक है। और इसको राजा क्या कहता था? भाग या शेयर, ठीक है। जैसे हिंदी में हम लोग भाग कहते हैं, नहीं मेरा भाग है उसका भाग है ना, तो भाग या शेयर उसको कहा जाता था। तो 1/6 जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6, यानी अगर 120 है तो उसका 1/6 कितना होगा, ठीक है, 20, तो 20 kg उसको राजा को देना होगा। पहला टैक्स है ये। दूसरा,
देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, यानी जो क्राफ्ट पर्सन थे उन पर भी टैक्स लगता था। कैसे लगता था ये समझिए। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, तो लेबर के तौर पर उनसे टैक्स लगता था। जैसे उनको महीने में एक दिन राजा के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। मिसाल के तौर पे चाहे वो वीवर है या स्मिथ है, लोहार है या वीवर है, ठीक है, हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। चलिए, ये तो हम लोगों ने सिर्फ 2 तरह का टैक्स देखा, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, जो हर्डर्स होते थे ना, हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, यानी जो चरवाहे होते थे, ठीक है, जिनके पास कुछ मवेशी होते थे, तो या तो उनको अपने जानवर को देना पड़ता था राजा को, कुछ एक जानवर को, या फिर जानवरों का जो प्रोड्यूस होता है, एनिमल जो प्रोड्यूस होता है, वो उसको देना पड़ता था टैक्स के शक्ल में, ठीक है। ये 3 तरह का हो गया। चौथा देखते हैं, देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बाउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, यानी जो चीजें आप खरीद रहे हैं या जो चीजें आप बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स आपको राजा को देना होता था। तो 4 तरह का टैक्स हो गया। आखिरी देखते हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, यानी जो हंटर्स और गैदरर्स थे, जो मतलब फूड को गैदर करते थे, ठीक है, और फिर हंट करते थे जानवरों को, तो उन पर भी टैक्स लगता था कि भाई तुम फॉरेस्ट में ज्यादातर वक्त गुजार रहे हो ना अगर, तो वहां के प्रोड्यूस को तुम हमारे लिए लेकर के आओगे। तो ये 5 तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन एग्रीकल्चर, अब यहाँ से बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, हाँ, इग्नोर नहीं करना है इसको भी। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, यानी जिस टाइम पीरियड की हम लोग बात अभी करते हुए आ रहे हैं, उसी टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर में यानी कृषि में बहुत सारे 2 चेंजेस देखने को मिले। उसमें से 2 मेजर चेंजेस देखने को मिले, यानी 2 बड़े तब्दीलियां देखने को मिली। पहला क्या था कि जो प्लफ शेयर है, यानी जिसको हल कहते हैं, ठीक है, तो उसका जो इस्तेमाल है, यानी आयरन प्लफ शेयर, उसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। दूसरा, ट्रांसप्लांटिंग पैडी, तो ये क्या होता है देखें। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लफ शेयर, यानी आयरन प्लफ शेयर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया। दिस मीन दैट हेवी क्लेई सॉइल could be turned over better than with a wooden plough share so that more grain could be produced। तो क्या होता था, जो लकड़ी से बने हुए प्लव शेयर थे उससे ये बेहतर काम करता था, क्योंकि लकड़ी और लोहे में तो जाहिर सी बात है, लोहा सख्त है ना, लोहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लकड़ी के कंपैरिजन में, तो ज्यादा अच्छे से वो टिल्ट कर सकता था क्ले सॉइल को, है ना, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो ये चीजें थी। सेकेंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, saplings were grown and then planted in the fields। तो ये चीजें होनी शुरू हुई थी, ट्रांसप्लांटिंग पैडी होना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके पहले बीज का छिड़काव होता था, लेकिन फिर सैपलिंग के थ्रू ये चीजें और अच्छी तरह से होने लगी, है ना। फोर्थ पॉइंट है, दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन थी, जो ओवरऑल जो पैदावार होती थी, उसमें बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। और क्योंकि प्लांट, अब ज्यादातर प्लांट सरवाइव कर लेते थे, तो जब प्लांट सरवाइव कर लिया तो उसका फसल सरवाइव हो गया, तो इस तरह से प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ जाता था। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, जनरली स्लेव मेन एंड वुमेन, दासाज एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिसको कम्माकार्स भी कहते थे, हैड टू डू दिस वर्क। तो ये सब काम बहुत ही मतलब थकाने वाला काम होता था। तो आमतौर पर यही देखा जाता था कि जो गुलाम मर्द या औरत होते थे वो ये काम करते थे, या फिर जो ऐसे लेबरर जो खेती बाड़ी तो करना जानते लेकिन अपनी जमीन उनकी नहीं है, जिसको कम्माकार्स कहते हैं, ठीक है, वो ये काम करते थे। चलिए अभी हम लोग महाजनपद के 2 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे महाजनपद में से 2 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मगध और दूसरा वज्जी। तो मगध को देखते हैं पहले। हाँ, मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है। लगभग 200 सालों में ही मगध जो है जनपदा से निकल करके बाहर आया, मतलब अब ये बहुत फेमस हो गया, तो ये महाजनपद बन गया 200 सालों में ही। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध। दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर, यानी उस जगह पे कई सारी नदियां बहती हैं, मिसाल के तौर पे गंगा और सोन, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट इसलिए भी है वो, क्योंकि उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में हेल्प होती थी, वाटर सप्लाईज में हेल्प होती थी, और जमीन को जरखेज या लैंड को फर्टाइल करने में मदद मिलती थी, ठीक है। पानी चाहिए होता है ना फसल को तैयार करने में ना, तो उसमें मदद मिलती थी। फिर आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ मगध, पॉइंट नंबर 3।
Parts of Magadh were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. यानी मगध का जो हिस्सा था वो उसमें जंगल भी आता था, तो एलिफेंट जो कि जंगल में पाया जाता है उस वक्त भी वहां उस जंगल में पाया जाता था, तो उसको कैप्चर कर सकते थे वो लोग, ठीक है, कर भी लेते थे और उसको ट्रेनिंग देते थे आर्मी के लिए, ठीक है, अपनी फौज में ज्वाइन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स। ठीक है, जंगल से कई तरह की लकड़ियां भी मिलती थी घर वगैरह बनाने के लिए, या फिर कार्ट बनाने के लिए, या फिर रथ वगैरह बनाने के लिए, है ना। इसके अलावा देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। जंगलों से लकड़ियां तो मिलती ही थी, इसके अलावा आयरन ओर माइंस भी थे, ठीक है, कुछ उस इलाके में, ठीक है, दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। इसका इस्तेमाल वो करते थे, जाहिर सी बात है, अब आयरन और लकड़ी में आयरन तो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आयरन का भी इस्तेमाल होता था टूल्स या फिर वेपन्स वगैरह बनाने में। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कनकर अदर जनपदास। ठीक है, मगध में 2 पावरफुल रूलर्स थे जैसे बिम्बिसारा और अजातशत्रु, इन्होंने काफी कोशिश की दूसरे जनपदास को कनकर करने के लिए, उस पर फतह हासिल करने की। महापद्मानंदा ये दूसरा रूलर है, ठीक है, उसने क्या किया, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक और जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ हिस्से को, उस तरफ के इलाके को कब्जे करने की कोशिश में लगा था एक और रूलर, उसका नाम था महापद्मनंदा। ठीक है, मगध के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स का जिक्र है, पावरफुल रूलर बिम्बिसारा और अजातशत्रु, इसके अलावा महापद्मनंदा जो एक्सटेंड करने की कोशिश में लगे थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ आपका जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया अगर इंडिया का मैप आपके जहन में है तो, और वेस्ट आपका गुजरात और राजस्थान वाला इलाका हो गया, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो इलाका है उस तरफ वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करते हैं राजगृह की, जो प्रेजेंट डे में राजगीर है ना बिहार में, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कई सालों तक मगध की वो राजधानी रही जो कि बिहार में है, अभी प्रेजेंट डे राजगीर है। ठीक है, बाद में इसका जो कैपिटल है वो तब्दील करके कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, पाटलिपुत्र, अभी के वक्त में इसको पटना के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोर देन 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. ये बड़ी मजेदार स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अलेक्जेंडर का आप नाम सुना होगा, ठीक है, लगभग 2300 years पुरानी बात है, यानी 2300 साल पुरानी बात है, जो कि मैसेडोनिया यूरोप में रहता था, वो पूरी दुनिया फतह करना चाहता था। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसके सोल्जर ने पीछा, मतलब इसका सपोर्ट छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था कि मतलब जाहिर सी बात है उसने पूरी दुनिया तो फतह नहीं की, लेकिन कई पार्ट्स जो है, कई हिस्सा इजिप्ट का और वेस्ट एशिया का उसने फतह हासिल कर लिया था उस पर। ठीक है, एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्यास, यानी एक रिवर है यहाँ पर, बैंक का मतलब वो इकोनॉमिक वाला या फाइनेंशियल वाला बैंक नहीं, यहाँ पर बैंक का मतलब है किनारा, बैंक शब्द का किनारा भी मतलब होता है, तो बैंक ऑफ द ब्यास, तो ब्यास एक नदी है, ठीक है, तो उस नदी के किनारे तक वो पहुंचा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास आ गया। ठीक है, अब बात समझिए, अब बात सुनिए आप। When he wanted to march further eastwards, यानी जब वो ईस्टवर्ड, जैसे वो उस तरफ से आ रहा है, तो ब्यास आप देख सकते हैं कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले इलाके में लेफ्ट साइड में वहां पर ब्यास है। अगर आपको याद होगा तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को मैंने आपको पिछले वीडियोज में, ठीक है, हिस्ट्री के ही वीडियोज में आपको बताया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि वो किस चैप्टर का है, चैप्टर 1 क्लास 6, ठीक है, उसमें आपको मैंने ये चीज बताई है। खैर, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझें, तो ब्यास ऊपर वाले इलाके में, तो वो उस तरफ से आया, तो वहां से जब वो आ रहा है ना, तो बाकी का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो ईस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जब वो ईस्ट वर्ड की तरफ मूव करना शुरू हुआ तो उसके जो सिपाही थे वो रिफ्यूज कर गए, तो अकेले तो वो फतह नहीं कर सकता ना। When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. क्यों रिफ्यूज किया? अब ये मजे की बात सुनिए, क्योंकि उनको डर लगता था, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। ठीक है, वो डर रहे थे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जो रूलर्स हैं इंडिया के, उनके पास काफी बड़ी तादाद में फौज है। ठीक है, पैदल सेना, फुट सोल्जर्स यानी पैदल सेना, चैरियट्स भी हैं और एलिफेंट्स भी हैं उनके पास। तो इन सब चीज की वजह से उसके सिपाहियों ने हथियार डाल दिया, मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया, नहीं हम नहीं लड़ेंगे जंग वहां पे जाके। ठीक है, चलिए ये चीज थी।
अब हम लोग बात करते हैं दूसरे महा जनपद की, जिसका नाम है वज्जी। मगध हम लोगों ने देख लिया, अब वज्जी की बात करते हैं। While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, ये भी बिहार में है, was under a different form of government known as गना और संघ। ठीक है, गण और संघ। ठीक है, तो वहां पर एक अलग ही लेवल का गवर्नमेंट था। कैसे अलग लेवल का गवर्नमेंट था ये आप समझिएगा। अभी देखिए, इन एक गना और संघा देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स, यानी अगर हजारों आदमी रूल कर रहे हैं ना तो सब राजा हैं, ऐसा था वहां पे। ठीक है, समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल्ड टुगेदर ईच वन वाज नोन एज अ राजा। ठीक है, तो बड़ी अजीब सी गवर्नमेंट थी वहां पे। खैर, दीज राजास परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, और ये सारे राजा एक साथ रिचुअल परफॉर्म करते थे और वो असेंबलीज में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन के जरिए इन सब चीज़ों की बात होती थी और डिबेट होता था। मिसाल के तौर पे अगर कहीं कभी दुश्मन का वहां पर अटैक हो गया तो उससे कैसे निपटना है, इस डर से कैसे बाहर निकालना है, खुद को कैसे मुकाबला करना है, तो ये सारी चीज़ें वो असेंबली में इकट्ठा होते थे और बैठ कर डिस्कशन करते थे। जबकि वहां पर एक और चीज़ है कि वुमेन दासाज एंड कम्माकर्स, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, ठीक है, उनको इन सब चीज़ में असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, बोथ द बुद्धा एंड महावीरा belonged to गनाज और संघाज। ओके, अबाउट होम वी विल रीड इन चैप्टर नंबर 6, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में। यानी बुद्धा और महावीरा ये दोनों ही गनाज और संघाज से बिलोंग करते थे। ठीक है, आखिरी पॉइंट है, सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघाज कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। यानी बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शंस जो है संघाज के लाइफ के बारे में, ये हम लोगों को बुद्धिस्ट बुक्स जो है उसमें मिल सकता है, हम लोगों ने उसमें पाया है। चलिए अब यहाँ से ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग बात करते हैं अजातशत्रु और वज्जीज के बारे में। तो ये एक तरह का अकाउंट है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दीघा निकाया, जो कि एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट बुक है, दीघा निकाया, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ द बुद्धा, जिसमें बुद्धा के कुछ कई तरह के कई स्पीचेज को कंटेन किया गया है, नोट किया गया है, उसमें रिकॉर्डेड है वो। और ये कब लिखा गया था? लगभग 2300 ईयर्स अगो, लगभग 2300 साल पहले। अजातशत्रु एंड द वज्जीज। तो अब इसमें टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज। ठीक है, अजातशत्रु नाम का जो रूलर था वो वज्जीज पर अटैक करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि अपने मिनिस्टर को जो है, जिसका नाम था वस्साकार, उसको बुद्धा के पास भेजा कि जाओ उनसे राय मशवरा करके आओ। ठीक है, द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। तो जब वस्साकार, जिसको अजातशत्रु ने भेजा था कि जाओ बुद्धा के पास राय मशवरा करके आओ कि हम वज्जी पर जाके हमला करने वाले हैं, वज्जी एक महाजनपद है, क्लियर। तो बुद्धा ने उससे पूछा वस्साकार से कि अच्छा पहले तुम ये बताओ कि क्या वज्जीज अक्सर मुलाकात करते हैं, असेंबली में मिलते हैं? ठीक है, तो वस्साकार ने बताया कि हाँ मिलते तो हैं। ठीक है, तो when he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as, यानी जब बुद्धा ने सुना कि हाँ वो ऐसा करते हैं, मिलते हैं, तो बुद्धा ने रिप्लाई किया कि वज्जी जो है कंटिन्यू प्रॉस्पर करेंगे, यानी फले फूलेंगे जब तक, एज लॉन्ग एज, नंबर 1, दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली, यानी जब तक वो असेंबली में पूरे लोग और अक्सर मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और दूसरी चीज कि जब तक वो मिलते रहेंगे और एक साथ एक्ट करेंगे। फिर तीसरी चीज बताया कि जब तक वो एक एस्टैब्लिश्ड रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। फिर एक और चीज बताया कि जब तक वो अपने से एल्डर की रेस्पेक्ट करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे और उनको सुनेंगे। फिर एक और चीज बताया, ठीक है, कि जब तक वो वज्जी वुमेन जो है कैप्चर नहीं की जाएगी और उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। फिर है चैत्याज, जो कि लोकल श्राइन्स हैं, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, यानी चैत्याज और लोकल श्राइन्स को शहर और गांव दोनों में मेंटेन किया जाएगा। फिर वाइज सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रेस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। तो जब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी तब तक वज्जी प्रॉस्पर करेगा, फलते फूलते रहेगा। तो अजातशत्रु के जरिया जो वस्साकार नाम के मिनिस्टर को भेजा गया था, जो कि बुद्धा के पास जाके राय मशवरा करो, तो जब बुद्धा ने ये सारी चीजें बता दी कि अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं वो लोग, तो वज्जी तब तक फूलता फलता रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स
tried to conquer the संघास, यानी पावरफुल किंगडम के जो राजा थे वो संघा को कंकर करने की कोशिश करते थे. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago when the last of the Ganas और संघास were conquered by the Gupta ruler, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे. ठीक है, यानी ये काफी सालों तक ये रहा. लास्ट में इसको कैप्चर किया गया, कॉन्कर किया गया, यानी फतह हासिल हुई इस पे, किसकी? गुप्ता रूलर की फतह हासिल हुई इस पे, है ना, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे. अब बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो एल्सवेयर में हम लोग कवर करते हैं. तो ग्रीस और एथेंस की बात होगी यहाँ पे. तो ये मैप मैंने लगाया है ग्रीस का, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जूम करता हूँ. यहाँ पे आप एथेंस भी देख सकते हैं, ये दिख रहा, ये मैं इसको जो रेक्टेंगुलर शेप में किया, ये एथेंस है. ठीक है, चलिए एक सेकेंड. Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. Okay, यानी तकरीबन 2500 साल पहले की बात है कि एथेंस के लोगों ने एक तरह का गवर्नमेंट बनाया, एक तरह की सरकार बनाई, जिसको वो क्या कहते थे? डेमोक्रेसी कहते थे, जो कि तकरीबन 200 साल तक चला. अभी मजे की बात यह है कि वो तो डेमोक्रेसी कहते थे, लेकिन डेमोक्रेसी का क्या मतलब है वो समझते नहीं थे शायद. है, तो ये आपको भी समझ में अभी आएगा जब मैं आगे और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे, कि डेमोक्रेसी में जो चीजें होनी चाहिए थी वो होती ही नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. All free men over the age of 30 were recognized as full citizens, यानी ऐसे हर मतलब फ्री मैन यानी हर आज़ाद इंसान जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उसको फुल सिटीजन का दर्जा था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वाज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, यानी वहाँ पर एक असेंबली भी होती थी जो एक साल में 40 मरतबा मुलाकात करती थी, मिलती थी, बैठक होती थी उनकी किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन होने के लिए. ठीक है, होता था वहाँ पर डिस्कशन. ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, यानी जितने भी सिटीजन्स थे वो इस मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे. नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी, यानी लॉटरी के जरिए कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अपॉइंटमेंट की जाती थी. ओके, ऑल दोज हु वांटेड टू बी चोजन गेव इन देयर नेम्स एंड देन सम वर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी. मतलब ये एक गेम की तरह ही हो गया ना, मतलब एक लॉटरी, जिसको चाहता है कि हाँ हम उस पोजीशन पे जाएं वो अपना नाम लिख के दे दे, और लॉटरी में अगर उसका नाम आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा. मतलब अजीब सी चीज़ है. फिर अभी ऐसा हो जाए तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े आप लोग को, है ना. कोई एग्जाम का तैयारी, मतलब ऐसी नाम लिख के सरकार को दे दीजिए, सरकार एक टब में या फिर एक बॉल में रखेगी और नाम निकाली, हाँ चलो ठीक है तुम बन गए जी IAS बन गए, और तुम बन गए, तुम SDM बन गए, तुम बैंक के PO बन गए, तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो, है ना. तो ऐसा मतलब उस वक्त होता था, अभी नहीं होता ऐसा. नेक्स्ट जो पॉइंट है, सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड इन द नेवी, यानी जो सिटीजन्स थे उनसे उम्मीद की जाती थी, उनसे एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वो आर्मी में और नेवी में सर्व करेंगे, अपनी सेवा देंगे. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स. अब ये बड़ी अजीब बात है, ठीक है, कि जितनी औरतें थी उनको सिटीजन यानी नागरिकता प्राप्त नहीं थी, उनको नागरिक नहीं माना जाता था. ठीक है. पॉइंट नंबर 9 है, ऑल्सो मेनी फॉरेनर्स who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have rights as citizens. यानी ऐसे सारे फॉरेनर्स यानी दूसरे देश से जो लोग आगे वहां पर रहते थे, जो एथेंस में काम करते थे, बिजनेसमैन थे या क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है, उनके पास कुछ भी स्पेशल राइट नहीं था सिटीजन के पास जो होना चाहिए. ओके, इसके अलावा आखिरी टॉपिक मतलब इस आखिरी टॉपिक का आखिरी पॉइंट है, बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस who worked in mines, fields, households and workshops. They too were not treated as citizens. यानी उसके अलावा कई हजारों की तादाद में गुलाम थे वहाँ पे एथेंस में, जो कि माइंस वगैरह में भी काम करते थे, खदानों में काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, खेत वगैरह में काम करते थे, घर के काम में भी थे, वो कई तरह के वर्कशॉप में भी काम करते थे, पर उनको भी सिटीजन की मतलब वो पोजीशन, मतलब सिटीजन उनको नहीं माना जाता था, उनको नागरिकता नहीं प्राप्त थी. ठीक है, दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स, उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था. तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फिनिश कर लिया. सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली इसमें. किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक नाम का ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से फिनिश हो गया. ओके, अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 वाले वीडियो में. तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें. ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद.